नमस्कार साथियों। आज हम लोग पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज में इमरजेंसी प्रोविजंस को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको, किस प्रकार से जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रोविजंस बनाए, उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए किस प्रकार से 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ तो उस प्रोविजंस का मिसयूज किया गया, किस प्रकार से उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसके द्वारा जो लूपहोल्स थे उनको किस प्रकार से एमेंड किया गया। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये हमारे आप कह सकते हैं जो इंडियन पॉलिटी का इतिहास है उसमें किस प्रकार से अहम रोल अदा किया है, किस प्रकार से वेरियस समय में इसका मिसयूज भी किया गया। इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से स्टडी करें। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि संविधान के किस भाग में इसका जिक्र, संविधान के देखिए भाग 18 में इसका जिक्र है। और अगर आप आर्टिकल की बात कीजिएगा तो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपका इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से स्टडी करें, इसके पूरा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग नेशनल इमरजेंसी सब सुनते हैं तो हम सभी के मन में 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी था वह जरूर ही दिमाग में आता है। हम सभी 1975 का जो इमरजेंसी का पीरियड था जो आप 75 से लेके आपका 21 मार्च 1977 तक चला था, इसे इंडियन डेमोक्रेसी का हम लोग डार्केस्ट चैप्टर भी कहते हैं। अब क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग बहुत बार अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या हम लोग जो है पोस्ट जो इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री का सीरीज है उसमें कवर कर चुके हैं। शॉर्ट में यह बताएं कि जब नेशनल इमरजेंसी हुआ था उस समय बहुत सारे जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, जर्नलिस्ट थे या फिर सोशल एक्टिविस्ट थे, सभी को जो है जेल के अंदर रखा गया था। जो प्रेस का फ्रीडम था उसको कर्व किया गया था। प्रधानमंत्री का जो पद था उसको अधिक प्राय सुप्रीमेसी देने के लिए आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया। इसके लिए आपको 38th एंड 42nd अमेंडमेंट लाया गया। तो यानी यहां पर आपको यह फीलिंग आएगा कि जब नेशनल इमरजेंसी आता है तो उस समय केंद्र सरकार का पावर बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो ओरिजिनल जो स्वरूप था, जो प्रोविजंस थे इमरजेंसी के इस तरीके के थे कि प्राइम मिनिस्टर उसका यूज करके आप कह सकते हैं कि जो टोटलिटेरियन स्टेट के तरीके से ट्रीट करना होता है, डिक्टेटरशिप जिसको आप कह सकते हैं, उस तरीके का आप कह सकते हैं कि वो टेंडेंसी उस बढ़ाने की संभावना थी। अब हम लोग यहाँ पर इस प्रोविजंस को डिटेल से देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने इनका समावेश किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इमरजेंसी जैसा कि नाम से ही पता है कि हमारी जो स्थिति है वह नॉर्मल नहीं, यानी सर्टेन एबनॉर्मल स्थिति अगर क्रिएट होता है तो उसको डील करने के लिए संविधान निर्माताओं को यह लगा कि अगर कोई एबनॉर्मल स्थिति आती है और उस समय में उसको डील करने के लिए केंद्र के पास जो एक सर्टेन जो है पावर होना चाहिए। अब आप इमेजिन कीजिए उस समय की जब 1947 में हम अपना देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान निर्माता जब बैठे उस समय देश की स्थिति क्या होगी। आपको पता है कि 500 से ऊपर जो प्रोविंस थे वह यूनाइट होके जो है अपना देश बना। उसके बाद देश में उसमें आप अलग अलग हिस्से में धर्म के आधार पर जो है आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। भारत पाकिस्तान का जो है कह सकते हैं डिवीजन हुआ था रिलीजन के आधार पे। बहुत सारे राज्य अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वह इंडिपेंडेंट तरीके से आप कह सकते हैं अलग होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी। यानी अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन से हटके कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आता है जिसके कारण देश का किसी भी प्रकार से जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है या इंटीग्रिटी को अगर आप कह सकते हैं कि वायलेशन होता है या
उसके अगेंस्ट अगर चीजें जाती है तो उसको डील करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सर्टेन जो है पावर्स जो है होने चाहिए केंद्र के पास, ठीक है। तो ये पहला आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जो कारण है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है कि जो हमारा सिस्टम है, जो एक डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके हिसाब से चीजें चले, वो भी जरूरी है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी जो है आपको प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो आगे जाके इसका और हम लोग जो है आर्टिकल वाइज डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इमरजेंसी होता है तो एक्चुअली में होता क्या है। जब सामान्य समय है, जब नॉर्मल स्थिति है, तब क्या होता है कि अपना कंट्री क्या है, वो आज जो फेडरल है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियां जो है विभाजित है। आपको कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों की शक्तियां हैं, अदरवाइज स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है जिसमें दोनों के आप कह सकते हैं कि पावर का डिवीजन है, ठीक है। यानी जब नॉर्मल स्थिति है तो क्या हो रहा है कि केंद्र का और जो राज्य है उनकी शक्तियां जो है आप कह सकते हैं डिवाइडेड। लेकिन अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होता है उस समय जो है कह सकते हैं कि जो शक्तियां जो है केंद्रित होती है आपका केंद्र के पास, यानी जो फेडरल स्वरूप जो है आपका ऐसे समय में यूनिटरी कह सकते हैं कि रूप जो है ले लेता है। किस प्रकार से लेता है, क्या क्या होता है, हम लोग आगे इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो इमरजेंसी के बारे में अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टर्म है वह है नेशनल इमरजेंसी। ये जो है आपका आर्टिकल जो है 352 के तहत जो है इसको प्रोक्लेम किया जाता है। ये जो है नेशनल इमरजेंसी कब होता है, जब वार की स्थिति होती, यानी इंडिया का किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या चाइना के साथ अगर वार है, उस स्थिति में हो सकता है, या एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आप किस प्रकार देखते हैं कि कभी कोई टेररिस्ट की घटना या बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा घुसपैठ हो रहा है, यानी दूसरे कंट्री अगर आप कह सकते हैं अगर एग्रेशन दिखाते हैं तो उसमें आपका किया जाता है, या फिर कंट्री के अंदर अगर आर्म्ड रिवेलियन होता है तो होता है। ध्यान देने वाला बात क्या है, ओरिजिनली जो है आर्म्ड रिवेलियन के जगह शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जिसको कि 44th अमेंडमेंट के बाद चेंज किया गया। उसी प्रकार से जो प्रेसिडेंट रूल होता है, जिसको कि हम लोग स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, यह जब राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वह अगर फेल होता तब लगाया जाता है। डिटेलिंग हम लोग आने वाले जो है स्लाइड में देखते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल जो है आपका 360 प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के तहत था। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपका आर्टिकल 360 के तहत है। जब कह सकते हैं कि देश का जो ट्रेजरी की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी फाइनेंशियल कह सकते हैं कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं क्रेडिट जो इंडिया का है वह अच्छी नहीं है, ऐसे समय में जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 के तहत डिक्लेयर किया जाता है। अपना देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। अब हम लोग चीज को देखते हैं कि अगर सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड, ठीक है, कि किस कौन से आधार पर जो है आपका प्रोक्लेम किया जा सकता है आपका नेशनल इमरजेंसी को। इसका जिक्र आपको आर्टिकल 352 में मिलता है। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उनके पास ये पावर होता है कि वह इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज है, या तो अगर लगता है कि वार हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, या उनको यह भी लगता है कि खतरा है किसी से, इवन जो है किसी से इमिनेंट डेंजर है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी से लगता है कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या हो गया तभी है। जब लगने लगा कि हाँ कोई घटना घटने वाली है, वार की स्थिति है या एग्रेशन की स्थिति है किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, तो उस समय जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अब इसमें जो नेशनल इमरजेंसी में दो तरीके का इमरजेंसी होता है, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा होता है आपका इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसा कि नाम से पता, एक्सटर्नल यानी बाहर, यानी कि अगर किसी दूसरे कंट्री से वार हो रहा है
तब की स्थिति, या फिर दूसरे कंट्री के द्वारा जो है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में फिर जो है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हम लोग कहते हैं। इंटरनल इमरजेंसी यानी कंट्री के अंदर अगर जो है आर्म्ड रिवेलियन है, नाम से पता है रिवेलियन है जो विथ आर्म्स है, तो उस तरीके का अगर कंट्री के अंदर कहीं ऐसी स्थिति होती है तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल इमरजेंसी। यहाँ पर दो बात हम लोग और जानेंगे। 38th जो अमेंडमेंट है वहां पर जो है एक प्रोविजंस किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वह एक ही साथ अलग अलग ग्राउंड के आधार पे वह जो है ओवरलैपिंग डिक्लेयर आप कह सकते हैं कि प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मान के चलिए कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, उस समय आपको पता है कि वार के कारण जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर था, लेकिन इसका बेसिस क्या था, वार। लेकिन उसी समय आपको पता है कि 1975 में एक और जो आपका इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था उसका आधार था इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंस क्योंकि यह टर्म जो है वेग है, इसीलिए इसका मिसयूज नहीं हो सके, इसलिए इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को बाद में हटा दिया गया था। लेकिन उस समय इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द के आधार पर ही जो है आपको डिक्लेयर किया गया था। यानी एक का आधार क्या था, वार था, तो वहीं दूसरे का आधार जो है आपका इंटरनल डिस्टरबेंस। यानी एक ही साथ दो अलग अलग ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट जो है आपका प्रोक्लेम कर सकते हैं आपका इमरजेंसी का। तो यह चीज जो है आपका 30 जो 8th है अमेंडमेंट उसमें किया गया था। अब यहाँ पर देखिए 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज किया गया था कि जो प्रोक्लेमेशन है वह जो है या तो कह सकते हैं पूरे कंट्री में लगता ही था, उसे यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट जो है उसको जो प्रोक्लेमेशन है वो इंडिया का किसी स्पेसिफाइड पार्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे कंट्री के जगह जो है सर्टेन हिस्से में लगा सकते, ये चीज जो है आपका अमेंडमेंट में हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि किस प्रकार से जो है चीजें अमेंड होते रहे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो है 1975 की बात करते हैं, जब 38th अमेंडमेंट आया, यहां पर यह प्रावधान किया गया कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया जाएगा वह जो है आपका जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगा। यानी जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया जाएगा तो कोर्ट में उसके खिलाफ में नहीं जाया जा सकता। साथ ही यहाँ पर आपको बताया कि किस प्रकार से जो ओवरलैपिंग प्रोक्लेमेशन है उसको अलाउ किया गया। उसी तरीके से जो 1976 है वहां पर 42nd अमेंडमेंट आया, वहां पर आप कह सकते हैं कि जो आप सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका इमरजेंसी का जो है जो क्षेत्र है वह जो है आपका एक सर्टेन रीजन तक जो है उसको आप कह सकते हैं कि लगाया जा सकता है पूरे कंट्री के जगह। लास्ट स्लाइड में भी इसको चर्चा की। अब देखिए 1978 में, यानी कि 1977 तक था, उसके बाद जो है चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद जो है आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मोरारजी देसाई बने थे। अब यहाँ पर जो पूर्व में जो चीजें जिस प्रकार से चली उसको जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारा जो है आपका अमेंडमेंट जो है आपका दिया गया। यहाँ पर आपको सेफगार्ड बहुत सारे जो है उसमें दिए गए, आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सेफगार्ड दिए गए ताकि जो 1975 का जो इमरजेंसी में मिसयूज हुआ वो फिर से ना हो सके। आने वाले स्लाइड में इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो है उसमें क्या है कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस जो शब्द था इसको जो है चेंज करके जो है आपका आर्म्ड रिवेलियन किया गया, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टरबेंस जो वर्ड है वो बहुत ही वेग वर्ड। अब देखिए 1975 में ही क्या हुआ था कि जो यह कहा गया कि जो कुछ लोग जो है पुलिस को या आर्म फोर्सेस को जो है प्रोवोक कर रहे हैं, उनका जो लीगल ड्यूटी है इसको बियॉन्ड जो है काम करने के लिए, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि उनको स्टेट के अगेंस्ट जो है उनको उकसाया जा रहा है इस तरीके का। यानी इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड क्योंकि क्लेरिफाइड नहीं था, इस वेगनेस का फायदा कह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा उस समय उठाया गया और नेशनल इमरजेंसी जो है इम्पोज किया गया।
यानी ये वर्ड जो है बहुत ही वेग था, इसका आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, कनोटेशन कह सकते हैं, बहुत ही वाइड था। और यही कारण हुआ कि 1975 में जो है आपका ये जो है नेशनल इमरजेंसी हुआ, जब कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर जब प्रोटेस्ट चल रहे थे अलग अलग जगह वहां पर। ठीक है, अब 44th अमेंडमेंट में इसमें ये कहा गया कि आप ये लूप होल्स को जो है हटाने के लिए आर्म्ड रिवेलियन वर्ड यूज किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए 1978 के पहले यानी 44th अमेंडमेंट जब नहीं था तो उस समय किस प्रकार से लगाया जाता। सबसे पहले क्या होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो यूनिलेटरल यानी वो अकेले आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस दिए और उसके आधार पर जो है प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करते थे। यानी कि कैबिनेट को भी तब पता चलता था जब वो डिक्लेयर हो जाता था, जिसको कि कहते हैं फेट एकम्पली, यानी कि वो घटना हो गया उसके बाद जानकारी मिला। आप सोच के देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितना आप कह सकते हैं पावर था, वह अकेले जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपका भविष्य में नहीं हो, यानी एक व्यक्ति अगर अपने आप को डिक्टेटर बनाना चाहे तो वो इस प्रोविजंस के तहत जो है वो कह सकते हैं कि बन सकता है। तो यह जो है लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं कि खतरनाक है। इसीलिए जो है पोस्ट 1978 जो है सेफगार्ड जो है किए गए। सेफगार्ड किस प्रकार से, यानी वर्तमान समय में अगर जो है प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना है नेशनल इमरजेंसी तो प्राइम मिनिस्टर और प्लस जो कैबिनेट है वो जो है उनका कंकरेंस होना चाहिए, वो भी कैबिनेट का जो है रिटन रिकमेंडेशन जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी जो है डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप पहले जो कैबिनेट को बाद में पता चलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिटन रिकमेंडेशन आपका कैबिनेट का होना चाहिए। ठीक है, तो यह आप समझ सकते हैं कि यह जो है सेफगार्ड जो है आपका जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग इस यहाँ पर देखें कि जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है जुडिशियल जो आप कह सकते हैं रिव्यू से बाहर रखा गया था, जब 38th अमेंडमेंट जब आप कह सकते हैं कि लाया गया था तो उसमें, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको फिर से जो है ये जो प्रोविजंस है उसको डिलीट किया गया, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है इसका हो सकता है। अब देखिए इसके बारे में एक केस फेमस है मिनर्वा मिल केस। ठीक है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है आप कह सकते हैं कि 3 स्पेसिफिक जो ग्राउंड है उसमें जो है आपका चैलेंज किया जा सकता है। अगर जो है मॉडिफाइड इंटेंशन अगर होता है, या कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स है जिस पर जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है वह जो है इरेलीवेंट है उसके आधार पर, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई रीजनिंग अब जो इलॉजिकल हो, एब्सर्ड रीजनिंग है, तो इन सब आधार पर जो है आपको कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप चीजों को उस तरीके से समझिए कि पहले जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में आया उस समय जो कोई भी व्यक्ति का आप कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी लग गया तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि 38 अमेंडमेंट के द्वारा लाया हुआ था। प्रेस की लिबर्टी हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से कर्म था, अकेला प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरीके का डिसीजन ले सकते थे। तो या चीजों को समझिए कि किस प्रकार से आप जो है डिक्टेटरशिप वाली जो चीजें है वह उसके होने की संभावना कितना ज्यादा है। तो यह जो है आप जो अमेंडमेंट किया गया कितना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो है पहले जो आप देखिए हो है क्या कि इमरजेंसी क्या है हम लोग चर्चा किए, अब है कि इमरजेंसी को का प्रस्ताव कौन लाया हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर प्लस अभी कैबिनेट का जो है रिटेन कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन होना चाहिए। अब जो वो रिटेन रिकमेंडेशन है वह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर से, उसको अप्रूवल भी अब जो है आपका दोनों हाउस पार्लियामेंट के दोनों हाउस से कराना पड़ता है। पार्लियामेंट से जो पहले जो आप कह सकते हैं जो अप्रूवल कराने का समय था वह 60 दिन था, वर्तमान में इसको जो है घटा के जो है आप कह सकते हैं 30 दिन किया गया। अब इसमें जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा और थोड़ा सा कह सकते हैं सेफगार्ड को जो है इंक्रीज किया गया। सबसे पहले क्या है कि प्रोक्लेमेशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, उसके बाद दोनों हाउस के द्वारा जो है इसको अप्रूव किया जाना है 30 दिन के अंदर।
उसके बाद 1 मंथ का विंडो जो है हम लोग जो है आपका चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो कह सकते हैं कि कितना एक पहले आप इस चीज को समझिए कि मान के चलिए कि 30 दिन के अंदर जो है अप्रूवल होना, लेकिन आपको सपोज किया जाए कि जिस डेट में आपका इमरजेंसी आप कहिए कि डिक्लेयर हुआ, तो 1 मंथ के अंदर दो चीज का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो लोकसभा है वो डिजोल्व हो जाए या लोकसभा उसमें डिजोल्व भी रहे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि राज्यसभा जो है आप कह सकते हैं कि राज्यसभा क्योंकि परमानेंट जो है आपका हाउस है, तो राज्यसभा के द्वारा कम से कम जो है मीन टाइम जो है उसको आप कह सकते हैं अप्रूवल होना चाहिए। और जब लोकसभा रिकंस्टिट्यूट हो जाता है तो उसकी 30 दिन के अंदर जो है उसको फिर से उसको जो है पास हो जाना होगा। अगर लोकसभा के द्वारा रिकंस्टिट्यूट हुआ और उसको पास नहीं होगा तो वह जो इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुआ था वह लैप्स हो गया, ठीक है। तो यह उस समय की स्थिति है कि जो 1 महीने का समय है उसके बीच में या तो लोकसभा डिजोल्व होता या आप कह सकते डिजोल्व ही रहे, तो उस समय की स्थिति में जो है हम लोग इसको रिकंस्टिट्यूशन के 30 दिन के अंदर इसको करना है। अब देखिए यह भी समझना है कि कितने समय के लिए नेशनल इमरजेंसी कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1978 के पहले क्या था कि अगर जो है आपका जब तक एग्जीक्यूटिव चाह रहा है तब तक वो कंटिन्यू जो है कर सकता है। यानी 1978 के पहले क्या प्रोविजन था कि एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो उस यानी जब तक एग्जीक्यूटिव उसमें आप कह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट जो है उसको डिक्लेयर रिवोक नहीं करेंगे तब तक जो है इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकती। लेकिन 44th जो आपका अमेंडमेंट है इसके द्वारा आप यह प्रोविजन किया गया कि जो एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया तो वह 6 मंथ के बाद जो है आपका लैप्स किया जाएगा, लैप्स हो जाएगा जब तक कि उसे पुनः जो है आपका पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं करा जाएगा। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस से फिर से उनको अप्रूवल कराना पड़ेगा 6 महीने, ठीक है। तो यह चीज है, तो यानी अगर 6 मंथ पर अगर उसका अप्रूवल होते रहता तो फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता। अब है कि दोनों हाउस से जो पास होना है वह कितने मत से होना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो आपका पास होना है ये आपका सिंपल मेजोरिटी से नहीं पास होना है, स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास जो है जो रिजोल्यूशन है उसको पास कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी किसको कहते हैं? तो स्पेशल मेजोरिटी का दो कंडीशन होता है। कंडीशन ए क्या है कि उस हाउस में जितना मेंबर, ध्यान रखिएगा, टोटल जितने मेंबर्स हैं उसका कम आपका मेजोरिटी यानी कि 50% से और +1, ठीक है। प्लस जो है आपका कंडीशन जो सेकंड है वह क्या है कि जितना लोग उस जब वो रिजोल्यूशन आप कह सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में जब लाया गया तो जितने लोग वहां पर प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं उसका 2/3। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो कितना कंसेंसस चाहिए ये क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि सरकार के बारे में आप सोचिएगा अगर सिंपल मेजोरिटी रहे तो सिंपल मेजोरिटी तो हमेशा सरकार के पास रहती है, यानी सरकार जब चाहेगा उस के अनुसार जो है आप कह सकते हैं इमरजेंसी स्थिति लगा सकते हैं अगर मिसयूज की बात करें तो। लेकिन क्योंकि इसके इम्पैक्ट इतने बड़े हम लोग चर्चा किए 1975 में कि किस प्रकार से जो है प्रेस का फ्रीडम से लेके जो पॉलिटिकल राइवल्स है उनको जेल तक में डाला गया, यानी कि किस प्रकार से मिसयूज हो सकता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर जा सकता है। इसीलिए जब जेन्यून हो तभी वो चीजें लगे। 2/3 आपको पता है कि कितना मुश्किल है। अभी हम लोग जस्ट देखे जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन से जो बिल अभी रिसेंटली जो आया था उसमें देखिए 2/3 चाहिए था तो अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो वहां देखिए नहीं पास हो सका बिल। इसको आप सोच के देखिएगा कि अगर सारे पार्टी के लोग उपस्थित हो वोटिंग में तो आप उसका 2/3 यानी मान के चलिए 540 अगर है तो 2/3 जो है आपका आप कह सकते हैं कि आपका 360 मेंबर यानी इतना जो है पक्ष में आना चाहिए। तो समानता ऐसा
उतना मेजोरिटी सामान्य केस में हम लोग यह चर्चा करते हैं कि उतना जो है एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कोलिशन को सामान्यता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्थिति इसीलिए रखा गया कि अगर सही में जेन्युइनली जरूरत है तभी लगे, ऐसा ना हो कि किसी जो पार्टी सत्ता में है उनके व्हीम्स एंड फैंसी पे जो है इमरजेंसी ना लग सके। ठीक है, तो ये 44th अमेंडमेंट के बाद जो है चीजें की गई। अब देखिए कि यह तो हम लोग चर्चा कर लिए कि किस प्रकार से जो है लागू किया। अब इसको रिवोक किससे किया जाता, तो इसके दो तरीके। पहला तरीका है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी समय जो है आप प्रोक्लेम करते हुए कि आप कह सकते हैं कि वो विड्रॉ जो है आपका कर सकते हैं। अगर जब वो वापस कर रहे हैं तो उसके लिए किसी प्रकार से पार्लियामेंट से अप्रूवल का जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी देखिए, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन। देखिए पहले क्या होता था कि मान लिया एक बार लग गया तो बार बार जो है लंबे इनफाइनाइट समय के लिए लग गया। अब मान के चलिए कि स्थिति जो है, अब ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इमरजेंसी की स्थिति है तो जो प्राइम मिनिस्टर है या प्लस जो कैबिनेट होगा उनके पास अधिक पावर चला गया। तो अब मान के चलिए कि अगर किसी समय जो है इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो 6 मंथ के लिए मान के चलिए स्थिति जो है 1 मंथ के अंदर ही वो नॉर्मल होगा जिस भी कारण से जो है इमरजेंसी आपका डिक्लेयर किया। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि हम 6 मंथ तक जो है अपने तरीके से काम कर, क्योंकि जो है उस स्थिति से पावर उनको है। लेकिन जो अदर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वह उनको यह लगता है कि वर्तमान समय में अब इसको चलने का जरूरत नहीं है, तो उनके पास भी उपाय दिया गया है। यानी पार्लियामेंट के पास भी जो है एक आप कह सकते हैं कि जो है एक चेक दिया गया पार्लियामेंट ली, आप कह सकते हैं कि एक जो है सेफगार्ड यहाँ पर इंसर्ट किया गया। इसमें देखिए होता क्या है कि जो पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स हैं उनका 10वां हिस्सा यानी 1/10 जो अगर लोकसभा के मेंबर है वह जो है रिटर्न नोटिस जो है आपको देंगे लोकसभा स्पीकर को, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं तो फिर प्रेसिडेंट को। और उसके नोटिस देने के 14 दिन के अंदर जो है एक स्पेशल सिटिंग जो है बुलाया जाएगा। उस सीटिंग के अंदर जो है आपका जो रिजोल्यूशन है उस पर चर्चा किया जाएगा कि जो है अब इसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है इमरजेंसी को, यानी कि डिसअप्रूव करना है जो कंटिन्यूशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक चीज और गौर कीजिएगा, जब इमरजेंसी का जो प्रोविजन जब लाया जाता है तो वहां पर देखिए कि आपका दोनों हाउस का जो है आपको पास कराना पड़ता है। लेकिन अगर डिसअप्रूवल यानी कि इमरजेंसी कह सकते हैं डिसकंटिन्यू करना, तो अगर सिर्फ लोकसभा में जो है अगर सिर्फ इसको अप्रूवल कराने का जरूरत है यानी पास कराने का जरूरत है। एक बड़ा चीज यहाँ पर और क्या है, जब हम लोग अप्रूवल की बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन जब हम लोग जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूशन की बात करते हैं तो मात्र सिंपल मेजोरिटी से भी अगर ये पास हो जाता है तो वह जो है आप कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी है वह डिसकंटिन्यू हो जाएगा। दूसरा, जब अप्रूवल होता है तो हर बार जो है हम लोग यह भी जानते हैं कि हर 6 महीने पर जो है उनको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो ताकि वो 6 मंथ एक बार एक्सटेंड होगा मात्र 6 मंथ के लिए। पुनः अगर 6 मंथ के लिए बढ़ाना है तो दोबारा जो है दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। उस यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें डिसअप्रूवल में डिसकंटिन्यू करने के लिए तो मात्र जो है आपका शुरुआत करने के लिए 1/10 जो मेंबर है कोई भी जो है वो आपका आप कह सकते हैं कि उसका नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रोविजंस जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपोर्टेंट एडिशन था 44th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग देखे कि अगर पहले क्या था कि वह लगातार चल सकता था कि जब तक कि एग्जीक्यूटिव चाह रहे, तो अब क्या है कि जो है पार्लियामेंट के जब 50% मेंबर्स कर सकते हैं या सिंपल मेजोरिटी से जब पास हो सक जाएगा तो डिसकंटिन्यू किया जा सकता। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नियंत्रण बढ़ा। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा जो है आर्किटेक्चर देखिए कि किस प्रकार से अब क्या क्या ऐड किया गया, तो अभी क्या है कि रिटेन जो है आपका कंकरेंस चाहिए कैबिनेट का। ठीक है, पहले क्या था 60 दिन था, अब इसको 30 दिन कर दिया गया। अब क्या है पहले जो है इनफाइनाइट समय के लिए हो जाता था, एक बार नेशनल इमरजेंसी हो गया था। वर्तमान समय में क्या है कि हर 6 मंथ पे उनको रिन्यू करना पड़ेगा, दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। पहले क्या था जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं था, अब क्या है 44th अमेंडमेंट में जो है
जो 38th अमेंडमेंट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू को बाहर किया गया था उसको जो है डिलीट किया गया, यानी जुडिशियल स्क्रूटनी संभव है। पहले जो सिंपल मेजोरिटी से था उसको स्पेशल मेजोरिटी से जो है आपका प्रोविजंस जो है आपका किया गया। ये प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर डेमोक्रेसी को बचाना है। तो अगर कोई भी जो आप कह सकते हैं, अगर उस तरीके के आप कह सकते हैं कि रूलर्स कह सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो पावर का कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो ये प्रोविजंस जो है उनको उसमें रोकेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके जो है जो अदर जो प्रोविजंस है उस पर भी हम लोग देखते हैं। अब जब नेशनल इमरजेंसी जब ये आप कह सकते हैं कि जब लागू होता है तो इसमें क्या क्या चीज जो है आपका प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशन है, लेजिस्लेटिव जो आपका लाइफ स्पन है, यानी कि लोकसभा या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो स्टेट असेंबली है उसका जो जीवन अवधि है उस पर क्या फर्क पड़ता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपका जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार प्रभावित करता है, इन सभी को हम लोग बारी बारी से भी इसको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है आपका एक्सिक्यूटिव रिलेशन। नॉर्मल सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग बात करें, जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो मात्र सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर पे ही जो है आपका सेंटर जो है स्टेट को आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन देता है। जैसे कि मान के चलिए कम्युनिकेशन का मैटर है या रेलवे का मैटर है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मैटर है, तो इन चीजों को छोड़ के सब जो है सेंटर जो है आप कह सकते हैं नॉर्मल समय में जो है स्टेट को डायरेक्शन नहीं देता। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है तो ऐसे समय में जो केंद्र है वह इंटाइटल हो जाता है आपको किसी भी मैटर पे आप जो है आपको डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह कंप्लीट कंट्रोल में आ गया है केंद्र का। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट तो हो गया लेकिन वह सस्पेंड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि देखिए कि जो राज्य का जो आप कह सकते हैं विधानसभा है वह जो है सस्पेंड हो जाता, ऐसा नहीं। देखिए इसको आप ऐसे भी समझिए कि हम लोग जो है नेशनल इमरजेंसी कब लग सकता है देश में, जब या तो वार की स्थिति हो या एक्सटर्नल स्थिति हो, तो ऐसे समय में तो जरूरत होगा कि राज्य भी काम करे ताकि हम लोग कोई भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना हो, सपोर्ट सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बढ़िया काम करे। तो इसलिए कभी भी राज्य को जो आप कह सकते हैं विधानसभा है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी चीज पर कानून बनना, मान के चलिए कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की मैटर, तो उस समय केंद्र उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है जब ऐसे स्थिति होता है एक राज्य के लिए संभव नहीं है वार जैसे स्थिति में जो है उसको डील करना, इसीलिए वो इंपावर किया गया कि राज्य के जितने भी स्टेट लिस्ट है उस सभी पर आप कह सकते हैं कि जो है उस समय आपको वो दे सकते हैं, या किसी मैटर पे आपको जो है एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा जो है आपको आदेश जो है दिया जा सकता है। लेकिन जो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह सस्पेंड नहीं होता, यानी एग्जीक्यूटिव जो है सस्पेंड नहीं होता। उस समय भी जो मिनिस्टर्स होंगे या चीफ मिनिस्टर होंगे वो रहेंगे, ताकि हम लोग दूसरे कंट्रीज से जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ये बात जो है आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने की स्थिति में क्या होता है। अब देखिए क्या होता है कि पार्लियामेंट ऐसे समय में क्या हो जाता है, इंपावर्ड हो जाता है। कोई भी जो आपका स्टेट लिस्ट में जो है जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वह जो है आप पर वो कानून बना सकता है। नॉर्मल समय में आपको पता है कि केंद्र जो है या तो सेंट्रल लिस्ट पे बनाएगा या कंकरेंट लिस्ट पे बनाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में वह स्टेट लिस्ट पर भी वह कानून जो है आपका बना दिया जाता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राज्य का कानून बनाने का शक्ति खत्म हो गई? नहीं, राज्य को भी जो है कानून बनाने का उसमें शक्ति है। लेकिन अगर सेम स्टेट लिस्ट पर भी अगर केंद्र कानून बनाता है तो फिर ऐसे समय में जो ओवर राइडिंग पावर होगा वह जो है किसका हो जाएगा? पार्लियामेंट का होगा। यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह जो है प्रिवेल करेगा ओवर जो आपका राज्य के द्वारा जो कानून बनाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर जो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तब भी जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है इशू
कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन की बात है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो यूनियन लिस्ट के बाहर जो मैटर्स है उस पर आप कह सकते हैं कि जो है पावर या ड्यूटी जो है उसको निभाने के लिए भी आप कह सकते हैं कि पावर जो है दिया जा सकता है, यानी सेंट्रल जो ऑफिसर्स हैं या सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं उनको पावर डेलीगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 6 मंथ रूल क्या है, ठीक है। जो भी कानून बनाया जाएगा उसका वैलिडिटी क्या होगा, इस समय जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया वो जैसे ही इमरजेंसी जिस डेट को खत्म हुआ उसके 6 मंथ के बाद जो है वह कानून लैप्स हो जाएगा, यानी इमरजेंसी के दौरान जो भी कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा वह 6 मंथ के बाद जो है वह लॉ जो है लैप्स हो जाएगा, यानी वो कंटिन्यू नहीं करेगा। अब क्या होता है 42nd अमेंडमेंट जो है आपका इसके द्वारा जो है इसमें एक प्रोविजन किया गया था कि अगर किसी राज्य में आप कह सकते हैं कि मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए या जम्मू कश्मीर मान लीजिए, अगर वहां पर उस वो स्थिति है और नेशनल आप कह सकते हैं इमरजेंसी घोषित किया गया, तो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है वह जरूरी उसी क्षेत्र तक नहीं है, पूरे जो राज्य है वहां तक जो है आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का पावर बढ़ जाता है। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, मान के चलिए कि कश्मीर मान लीजिए या नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए या किसी अदर स्टेट, मान के चलिए वार की स्थिति है, तो ऐसे समय में केंद्र कहीं भी चीजों को आप कह सकते हैं क्योंकि उनको रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है, उसमें बहुत तरीके का चीज होता है, जैसे फिनांस का भी मैटर हो जाता है। उसके बाद किसी चीज को रिसोर्स मैनेज करना है तो किसी दूसरे राज्य को भी उनको डायरेक्शन देने का हो सकता है। तो इसीलिए जिस राज्य तक जिस एरिया में जो इमरजेंसी ऑपरेटर है उसी राज्य तक उनका पावर एक्सटेंड नहीं होता, किसी भी आप कह सकते हैं जो दूसरे राज्य है वहां भी जो है एक्सटेंड होता है। तो यह जो है आपका 42nd अमेंडमेंट में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि वह क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग युद्ध जैसे स्थिति में को अगर आप इमेजिन कीजिए तो बेहतर रूप से डील कर पाइएगा या समझ पाइएगा कि सेंटर को जो है ऐसे स्थिति से डील करना तो अधिक पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स से लेके या अलग अलग तरीके का भी जो रिसोर्स है उसको मैनेज करना है, तो इसीलिए ये चीज किया जाता है। अब देखिए कि फाइनेंशियल रिलेशन की क्या स्थिति होती है। देखिए जब आप कह सकते हैं कि जब प्रोक्लेम किया जाता है, सामान्य इस दिन में हम लोगों को पता है कि जो फिनांस कमीशन के आधार पर जो है आपको जो रेवेन्यू होता है सेंटर और जो है आपका राज्यों के बीच जो है आपका बंटवारा होता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो है आप जो प्रेसिडेंट होते हैं वह मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, यानी जो राज्य को पैसा जा रहा है वह उस पैसों को जो है कैंसिल भी कर सकते हैं या जितना पैसा जा रहा है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको एबनॉर्मल स्थिति को डील करना है तो अगर कोई डिफेंस का कोई इक्विपमेंट परचेज करना है तो ऐसे समय में राज्यों को जो पैसा जाता है या तो कम कर सकते हैं या इवन जो है बंद कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से आप यह भी समझिए कि राज्य की डिपेंडेंसी कितना ज्यादा हो जाएगी केंद्र, अगर राज्य को पैसा ही नहीं होगा अपना तो आप समझिए कि डिपेंडेंसी कितना ज्यादा हो जाएगा। तो यह आप कह सकते हैं कि राज्यों के आप कह सकते हैं हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि राज्य का पावर बहुत ही कम हो गया, यानी कि आप क्योंकि आपको पता है कि अभी भी ज्यादातर राज्यों का अगर आप रिवेन्यू देखिएगा तो ज्यादा शेयर आपको जो है केंद्र का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि अब ये जो ड्यूरेशन है ये कब तक रहेगा, तो जिस जब आप कह सकते हैं इमरजेंसी जब खत्म हुआ तो उसके जो फाइनेंशियल ईयर जहां पर इंड हो रहा है तो वहां तक जो है यह लागू रहेगा जो मॉडिफिकेशन किया गया उसको, ठीक है। यानी अगर मान के चलिए जुलाई में भी समाप्त हो गया तो आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल रिलेशन का प्रभाव है वह आने वाले साल के मार्च तक रहेगा, ठीक है। अब ये जो है इसमें जो है आपका इस तरीके का जो आपका ऑर्डर है वह जो है हमेशा जो है दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है वहां पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से
जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कितना। देखिए, जब आप कह सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो उसको 5 साल का जो टर्म होता है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न क्या है कि आपका एक बार में 1 साल, यानी एक वन टाइम में 1 ईयर ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह कब तक बढ़ाया जा सकता है तो उसका भी सीमा निर्धारित किया गया, यानी जब इमरजेंसी जो है जिस समय जिस डेट को समाप्त होगा, सीज होगा, उसके मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। लेकिन एक बार में 1 ईयर ही उसको बढ़ाया जा सकता है, और मैक्सिमम कब, जिस डेट को इमरजेंसी आपका समाप्त हुआ उसके 6 मंथ बाद तक ही जो है आप कह सकते हैं कि लोकसभा का जो है आपका टर्म आप कह सकते हैं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये 1971 से 1977, हम 1971 में क्या था, पाकिस्तान से वार था, तो उस समय इमरजेंसी जो है वार के आधार पर चल रहा था। फिर 1975 से 1977 में इंटरनल जो इमरजेंसी है उसके साथ भी चला। तो यह चीज जो है आपका इस समय क्या हुआ था कि जो है आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा का स्पैन है वो बढ़ाया गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि अब राज्यों का जो है आपका जो विधानसभा है उसके बारे में क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आपका पार्लियामेंट का किया, उसी तरीके से आपका जो है यहाँ भी बढ़ाया जा सकता है। अब लेकिन यहाँ जो बढ़ाया जाएगा वो राज्य अपने से नहीं बढ़ाएगा। ये ध्यान देने वाला बात क्या है, यह जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है आपका बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है आपका एक बार में एक बार जो है आपको बढ़ाया जाता है। और यहाँ भी सेम बात है कि जो इमरजेंसी जिस डेट को समाप्त होता है, जिस डेट को समाप्त होगा उसके मैक्सिमम 6 मंथ बाद तक का जो है आपका पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। उसके पहले जो है फिर चुनाव करा के सरकार का गठन करना। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स पर किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ता है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी हुआ है तो उसके लिए 2 आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। फर्स्ट है आपका आर्टिकल 358, सेकंड है आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 देखिए स्पेशली डील करता है किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के द्वारा जो है दिए गए हैं उसका सस्पेंशन। वही आर्टिकल 359 डील करता है जो आप कह सकते हैं जो अदर फंडामेंटल राइट्स है, जो आपका आर्टिकल 19 को छोड़कर जो दूसरे आर्टिकल्स है उससे संबंधित जो इन्फोर्समेंट का जो सस्पेंशन होता है वह जो है आपका आर्टिकल 359। आगे देखते हैं और डिटेल्स। अब देखिए कि आर्टिकल जो आपका 19 है उसको सस्पेंशन होता है, यानी समझिए कि अगर इमरजेंसी हो आर्टिकल 19 पहले आप जो है याद कीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन इत्यादि की बात हम लोग करते हैं। तो अब देखिए कि यानी जो घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, ठीक है, या फिर एसोसिएशन बनाने की आजादी है, ठीक है, कहीं पर जाके रहने का रेसिडेंस की आजादी है, ये सारा का सारा समाप्त हो जाएगा जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है आपका डिक्लेयर होता है। यानी नेशनल इमरजेंसी आपका डिक्लेयर होगा तो आर्टिकल 19 जो है आपका गायब हो गया। यानी जो आपके बोलने की आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, मूवमेंट की आजादी है, यानी कहीं जो घूम सकते थे, कहीं जाके डिसाइड कर सकते थे, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन कर सकते थे, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली जो है आपका सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें इसका स्टेट पावर पे जो है आपका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी कानून जो है राज्य बना सकता है जो आर्टिकल 19 से, अगर मान के चलिए कि अगर कोई का ऐसा कानून बनाता है कि आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है तब भी उस प्रकार का जो है आपका कानून जो है इमरजेंसी के दौरान जो है आपका किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर उस तरीके का कानून बनता है तो सामान्य केस में हम लोग कोर्ट में मूव करता है, लेकिन उसमें आप कोर्ट में भी इसका आप कह सकते हैं कि इसका लिए जो है नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जब इमरजेंसी खत्म होगा तो क्या होगा। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है तो आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली जो है रिवाइव कर दिया जाता है।
और ऐसे कानून जो आर्टिकल 19 का वायलेट करते हैं या उसके से कंसिस्टेंट नहीं है तो वह ऑटोमेटिकली जो है उसको कह सकते हैं कि वह समाप्त हो जाता है उसका प्रभाव। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और गौर करने वाला बात है कि अगर कोई कानून बना के या आर्टिकल 19 का अब किसी सिटीजन का अगर वायलेशन हुआ इमरजेंसी के दौरान, तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी खत्म हो गया तब उसका कुछ जो है सॉल्यूशन है या फिर जो है कोई रिमेडी है। उसका जो इमरजेंसी के दौरान जो चीजें हो गई उसका इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी कोई रिमेडी नहीं है। ठीक है, तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होता है नेशनल इमरजेंसी में, वह तभी होता जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है, यानी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन का स्थिति है तभी होता है। अगर इंटरनल इमरजेंसी है तब ऑटोमेटिकली सस्पेंशन नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो सर्टेन जो है रिस्ट्रिक्शन ला। अब देखिए इसमें ये किया गया, इसी में यह आर्टिकल जो है ऐड किया गया था कि अगर आर्टिकल जो 19 से संबंधित जो राइट्स है वो तभी सस्पेंड होंगे जब जो डिक्लेरेशन का आधार है या तो वार है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है। ठीक है, अगर आर्म्ड रिवेलियन के आधार पर अगर डिक्लेयर हुआ है तब जो आर्टिकल 19 है वह ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। दूसरा है स्कोप ऑफ लीगल इम्यूनिटी। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर जो कोई कानून है जो स्पेसिफिकली जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है वही जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी जो जिसमें इमरजेंसी चल रहा है और इमरजेंसी से संबंधित जो आप कह सकते हैं कि कानून है वही जो है आप कह सकते हैं कि उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर जो कोई कानून जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लिया गया तो इमरजेंसी रिलेटेड है तभी आप कह सकते हैं कि इम्यून है या प्रोटेक्टेड है। अब देखिए आर्टिकल 359, आर्टिकल 358 देखे कि किस प्रकार से जो है फंडामेंटल जो राइट्स है आर्टिकल 19 के वह जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जो है डिक्लेयर होता है। अब देखिए यहाँ आर्टिकल 359 में क्या है कि प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर निकलता है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वह आप कह सकते हैं कि जो अदर राइट्स है उसके इन्फोर्समेंट को आप कह सकते हैं सस्पेंशन का जो है वो मतलब लेटर निकालते, यानी अगर किसी भी प्रकार का दूसरा जिसका भी स्पेसिफाइड प्रेसिडेंशियल लेटर में रहेगा उसका अगर फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन होगा अगर उसका वायलेशन होता है तो कोर्ट मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें सिर्फ वही मैटर रहेगा या वही आर्टिकल्स से संबंधित फंडामेंटल राइट रहेगा जिसका जिक्र जो है प्रेसिडेंट्स ने अपने ऑर्डर में किया है। ठीक है, अब इसका आप कह सकते हैं जो जो मेंशन होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वह पूरे इमरजेंसी पीरियड के लिए हो सकता है या उससे कम समय के लिए भी किया जा सकता है। या एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स आप कह सकते हैं कि जो इन्फोर्समेंट जो सस्पेंड किया गया जो कोर्ट में जाने का वह पूरे कंट्री के लिए किया जा सकता है या सर्टेन हिस्से के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ ध्यान क्या रखना कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में जिस प्रकार से जिस फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखेंगे चाहे वो टाइम की बात हो या क्षेत्र की बात हो उसी प्रकार से जो है वह चीजें लागू होगा। ठीक है, अब इस तरीके का जो आपका ऑर्डर होगा इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसको अप्रूवल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग वहां चर्चा के यहाँ भी जो अगर जिस कोई फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है और प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर में उसमें मेंशन था तो अगर इमरजेंसी समाप्त भी हो जाता तो किसी भी प्रकार का कोई लीगल रेमेडी फिर नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान देना क्या है कि यह जो है ऑटोमेटिकली जो है जो अदर राइट्स है वह सस्पेंड नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो है आपका नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ और बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए, नहीं, सिर्फ आर्टिकल 19
बाकी जो आर्टिकल होंगे वो आर्टिकल 359 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट जब उसको ऑर्डर निकालेंगे तब वो होगा, और उसका प्रभाव या टाइमिंग क्या होगा उस ऑर्डर में मेंशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 359 के बारे में। जो 44th जो अमेंडमेंट है, इसमें जो है आपको दो तरीके से जो है यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया यानी सेफगार्ड किया। पहला क्या है कि अनटचेबल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21 को किसी भी स्थिति में जो है आप कह सकते हैं सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्या है, आर्बिट्रेरी रूप से जो पनिशमेंट दिया जा सकता है कन्विक्शन का, वह कभी भी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो राइट टू लिबर्टी एंड आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वह भी आपका सस्पेंड नहीं होता। इन्हें यानी मीनिंग क्या हुआ कि जब इमरजेंसी है उस समय भी हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वह मेंटेन रहेगा। उसी तरीके से जो कन्विक्स आर्बिट्रेरी जो कन्विक्शन के अगेंस्ट जो राइट्स है जो है आर्टिकल 20 में वह भी इंटैक्ट रहेगा। यह प्रोविजंस कब किया गया, ये आपका 44th जो आपका अमेंडमेंट है वहां पर किया गया। उसी तरीके से स्कोप ऑफ अगर आप देखिएगा लीगल आपका रेमेडी, इसमें क्या कहता है कि जो इमरजेंसी से जो आपका संबंधित जो कानून है उसी को जो है आपका प्रोटेक्शन है। उसी तरीके से एक्सिक्यूटिव एक्शन, यानी इमरजेंसी से रिलेटेड जो लॉ होंगे या एक्सिक्यूटिव एक्शन होंगे उसी को लीगल इम्यूनिटी जो है मिला हुआ है, अन्य किसी जो कानून है या एक्सिक्यूटिव एक्शन है उसको नहीं। ठीक है,